सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवानों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम अपने बायोलॉजी स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत कोशिका या सेल के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th बेस से हो या फिर ग्रेजुएशन बेस पर हो, इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, शायद थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह टॉपिक कंप्लीट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में और अच्छी तरह से इसको पूरा करवा सकूं। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोशिका या सेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है या स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका या सेल को कहा जाता है। शरीर के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, जिसे सेल बोलते हैं। अगर आप अपनी स्किन में सुई से चुभोकर थोड़ी सी खाल को उतारेंगे तो उसके अंदर 5-6 कोशिकाएं निकल आएंगी, यानी कोशिका बहुत ही छोटी इकाई होती है, सुई की नोक से भी छोटी। नेक्स्ट, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। नेक्स्ट, माइक्रोग्राफिया पुस्तक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक का लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक है। इसी पुस्तक में उसने कोशिका के बारे में बताया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका शब्द या सेल वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो एक पेड़ की छाल थी और वो मरी हुई कोशिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1764 में ल्यूवेनहॉक ने की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर पूछ सकता है कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज कब की थी? 1764 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन व स्वान ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन और स्वान ने किया था। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। फिर पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म यानी शुक्राणु है। स्पर्म मेल के अंदर बनता है, यानी जो नर होता है या जो आदमी होते हैं उनके अंदर स्पर्म बनते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम या अंडाणु है। ओवम या अंडाणु महिलाओं के अंदर यानी फीमेल्स में बनते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो अंडाणु होगा और सबसे लंबी पूछा जाए तो न्यूरॉन होगा। बड़ी और लंबी में अंतर होता है। देखो, अगर बात की जाए कि लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो यहां लंबाई में और बड़ा होने में फर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभाजन रहित कोशिका किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। विभाजन रहित कोशिका मतलब कि यह एक ही रूप में रहती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं बनती।
न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है, यानी दिमाग में होता है। इसीलिए पुलिस आपका चालान करती है जब आप बाइक पर बिना हेलमेट के जाते हो। अगर आप बाइक से जा रहे हो और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है और आपको चोट लग जाती है, गिर जाते हो, तो न्यूरॉन के ऊपर अगर आपके चोट लग गई तो न्यूरॉन दोबारा से ठीक नहीं होगा या दोबारा से वो बनेगा नहीं। तो विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट, सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका कौन सी है? लीवर है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। अगर लीवर का कुछ हिस्सा खराब हो जाता है तो लीवर उसे अपने आप जल्दी ठीक कर लेता है, क्योंकि लीवर की जो सेल या कोशिका होती है वो बहुत जल्दी विभाजन कर लेती है। नेक्स्ट, शरीर का वह अंग जो अपनी क्षतिपूर्ति को स्वयं ठीक कर सकता है वह कौन सा है? लीवर या यकृत है। अगर छोटी मोटी दिक्कत लीवर में होगी तो वो उसे अपने आप ठीक करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। प्रीकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जीवाणु और नील हरित शैवाल आते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंतर्गत एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल को जंतु कोशिका कहते हैं, प्लांट सेल को वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका कहा जाता है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक भी दो प्रकार की होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कोशिका के मुख्य भागों के बारे में बात करेंगे। कोशिका होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, और जब उत्तक मिलते हैं तो उनसे शरीर के अंग बनते हैं, और जब एक से अधिक अंग मिलते हैं तो उनसे शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। अब हम कोशिका के मुख्य भागों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव द्रव्य का खोजकर्ता कौन है, या जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने की थी। नेक्स्ट, जीव द्रव्य का नामकरण 1839 में पुरकिंजे ने किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? 1839 में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य रंगहीन होता है, यानी यह कलरलेस होता है। जीव द्रव्य का कोई रंग नहीं होता। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, उसी तरह से जीव द्रव्य का भी कोई रंग नहीं होता। नेक्स्ट, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव द्रव्य में कितने प्रतिशत जल होता है? 80% होता है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 81:19, यानी 81:19 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य होता है यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, और केंद्रक द्रव्य केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की, या सेल वॉल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका या प्लांट सेल में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, एनिमल सेल या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। आप पेड़ देखते हो, पेड़ के चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर होता है, जो तना होता है, उसके ऊपर एक हार्ड परत होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है, वो उसकी सेल वॉल होती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं।
सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कोशिका झिल्ली पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हो सामान लेने के लिए, आपने टमाटर ले लिए, मिर्च ले ली और साबुन ले ली, आलू ले लिए, और उन सब चीजों को आपने एक बड़ी थैली के अंदर पैक करवा लिया। तो उसी तरह से सेल की जितने भी अंग होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, जीव द्रव्य हो गया, कोशिका भित्ति होगी, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब चीजें एक झिल्ली के अंदर पैक होती हैं ताकि ये बिखरे ना। तो उस झिल्ली को कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो कोशिका के सभी अंग किसमें पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम की बात करेंगे। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, सेंट्रोसोम की खोज किसने की, या सेंट्रोसोम का खोजकर्ता कौन है? बोबरी है, वैज्ञानिक बोबरी ने की थी। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका या एनिमल सेल में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका या एनिमल सेल में पाई जाती है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन व कोशिका के पुनर्निर्माण का कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका विभाजन यानी एक कोशिका से दो कोशिका बनना या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त होना, यानी कोशिका विभाजन और कोशिका के पुनर्निर्माण का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सर्वाधिक सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है? लीवर यानी यकृत में पाया जाता है। हम जानते हैं कि लीवर अपने आप को जल्दी ठीक कर लेता है, या लीवर का कुछ हिस्सा खराब हो जाए तो वो उसे जल्दी ठीक कर लेता है, क्योंकि जो उसके सेल हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। और सेल जल्दी जल्दी कब बढ़ते हैं? जब उसके अंदर सेंट्रोसोम होगा। तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है? लीवर में यानी यकृत में पाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। आपको पता है न्यूरॉन दिमाग में होता है, और जब न्यूरॉन पे चोट लगती है तो आदमी मर सकता है या कोमा में चला जाता है। और न्यूरॉन पे एक बार चोट लगने पर या एक बार न्यूरॉन जब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो ठीक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतःद्रवी जालिका का खोजकर्ता या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज या ER की खोज किसने की? पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट, अंतःद्रवी जालिका आंतरिक कंकाल का काम व आंतरिक सहायता प्रदान करती है। जो अंतःद्रवी जालिका या ER है वो सेल को अंदर से एक कंकाल के रूप में सहायता प्रदान करती, यानी उसको एक शेप प्रदान करती है। तो क्वेश्चन पूछे कि आंतरिक कंकाल का काम या कोशिका को आंतरिक सहायता कौन प्रदान करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रवी जालिका प्रदान करती है। नेक्स्ट, अंतःद्रवी जालिका के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? चिकनी अंतःद्रवी जालिका, जिसे इंग्लिश में स्मूथ ER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और दूसरी है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका यानी रफ ER। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। स्मूथ ER से वसा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका में वसा का निर्माण किस पदार्थ के द्वारा होता है? स्मूथ ER या चिकनी अंतःद्रवी जालिका द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो चिकनी अंतःद्रवी जालिका या स्मूथ ER है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है।
रफ ईआर की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम कहां पर चिपके हुए पाए जाते हैं? रफ ईआर की सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। अब हम राइबोसोम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम का खोजकर्ता कौन है, या राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन, हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन बनते हैं सभी के सभी राइबोसोम में बनते हैं। इस कारण से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट, राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम किससे बना है? आरएनए और प्रोटीन से बनता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 80S और एक 70S। जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वो बड़ा राइबोसोम होता है, यानी जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे एनिमल सेल हो गए या प्लांट सेल हो गए। और दूसरा होता है 70S राइबोसोम। जो 70S प्रकार का होता है वो होता है छोटे छोटे जो होते हैं सेल उनके अंदर, यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनके अंदर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि यूकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? तो 80S प्रकार के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमैन ने की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी। नेक्स्ट, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोई भी कोशिका, प्रत्येक कोशिका सांस लेती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो वहां से हमारा रक्त या ब्लड उस ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में सभी कोशिकाओं तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और उस ऑक्सीजन से वो कोशिका सांस लेती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया सांस लेता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उससे एक चीज बनती है जिसको एटीपी कहा जाता है, और जब 38 एटीपी इकट्ठी हो जाती है तो उससे एक ग्लूकोज बनता है। तो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, और जब ग्लूकोज बनता है तो इससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है। अब मैं आपको पढ़ाते हुए बैठा हुआ हूं या खड़ा हुआ हूं, तो इस समय मेरा शरीर मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी जीभ लगातार हिल रही है। तो जीभ की जो कोशिकाएं हैं वो थक जाएंगी। तो जीभ की कोशिकाओं को ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? जो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन कर रहा है, तो वो एटीपी का निर्माण कर रहा है, और उस एटीपी के निर्माण से ग्लूकोज बन रहा है, और वो ग्लूकोज मेरी जीभ को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इस कारण यह लगातार बोल रही है। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रक्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है? विखंडन द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हिंदी में गोल्जी काय कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी?
कैमिलो गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा है। नेक्स्ट, कोशिका के अंगों का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। कोशिका के अंदर जब भी ऊर्जा बनती है तो उस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करती है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको पढ़ाते हुए बोल रहा हूं, मेरी जीभ लगातार काम कर रही है, तो जब जीभ थक जाती है तो उसे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन मेरा जो बाकी शरीर है वो भी तो श्वसन कर रहा है। उसकी कोशिकाएं जो ऊर्जा बना रही है, उस ऊर्जा को जीभ तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रही है। तो कोशिका के अंगों का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। गोल्जी बॉडी पदार्थ का संचय व स्थानांतरण करती है। जो मैंने आपको बताया, जो ऊर्जा बनी उसको इकट्ठा करना और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, यानी स्थानांतरण, किसका काम है? गोल्जी बॉडी का काम है। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी कोशिका भित्ति व लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछे कि कोशिका भित्ति व लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने की थी। नेक्स्ट, लाइसोसोम का निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी बॉडी में होता है। ये हम गोल्जी बॉडी में भी पढ़ चुके हैं। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइसोसोम का निर्माण कहां होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। फिर पूछ सकता है कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी में किस विधि द्वारा होता है? संवेष्टन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम में जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल अपघटकीय एंजाइम कहां पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम में कोशिकीय पाचन होता है। तो कोशिका का जो पाचन होता है वो कहां होता है? लाइसोसोम में होता है। यानी कोशिका के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज होगी, यानी आपको पता है कोशिका के अंदर कई तरह के पदार्थ होते हैं और उनमें से अगर मान लो कि कोई भी एक चीज काम करना बंद कर दे, मान लो कि गोल्जी बॉडी ही काम करना बंद कर दे, तो लाइसोसोम उसको बुलाया, इधर आ, काम नहीं कर रहा है, तो उसको वो खत्म कर देगा। अगर कोशिका के अंदर के सभी भाग काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देगा या बम की तरह फूट जाएगा, और जब वो फूटेगा तो उसके अंदर से एक पदार्थ निकलता है जिससे पूरी की पूरी कोशिका मर जाती है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका का एटम बम भी किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर की किस कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता? आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, या हिंदी में बोले तो लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अब जब आपने ये देखा कि आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन का होता है, लेकिन जब एक सेल के मरने का टाइम आता है तो उसे कौन मारता है? उसके अंदर जो लाइसोसोम उपस्थित होता है वो मारता है। लेकिन अब आरबीसी के अंदर तो लाइसोसोम होता ही नहीं, तो वो कैसे मरता है? तो जब आरबीसी का जीवन पूरा हो जाता है, तो जब खून घूमते घूमते हमारे शरीर के एक हिस्सा होता है जिसे स्प्लीन बोलते हैं, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, तो वहां जाकर आरबीसी अपना दम तोड़ देती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, और प्लीहा का अन्य नाम तिल्ली भी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टिड या लवक। लवक केवल पादप कोशिका या प्लांट सेल में पाए जाते हैं।
तो पूछ सकता है कि प्लास्टिड या लवक किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल या जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? लवक या प्लास्टिड होता है। अब पादप का सबसे बड़ा लवक है तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? केंद्रक होगा, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक भी बोला जाता है। तो हरित लवक से सीधा सा पता लग रहा है हमें कि हरित लवक यानी हरा रंग जिसका हो तो उसे क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। फिर पूछ सकता है कि क्लोरोफिल पौधों के किस भाग में पाया जाता है? पौधे के भाग पूछे जाए तो पत्तियों व तनों में पाया जाता है। पत्तियां हरे रंग की होती है, कुछ पौधों के तने भी हरे होते हैं। तो पौधों के तनों में और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का करते हैं। फिर पूछ सकता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण किसकी सहायता से करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका या प्लांट सेल का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अब हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक भी कहा जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होगा? अवर्णी है तो रंग है ही नहीं उसके अंदर, तो ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो उनका संग्रहण या उनको कहां पर रखा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट में यानी जड़ों में रखा जाता है। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में वर्णी लवक कहा जाता है, यानी ये एक से अधिक कलर के होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं। ये लाल, नीले, पीले, काले, हरे सभी रंग इसके अंदर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प यानी फूल, फल भित्ति यानी जो फ्रूट होता है उसकी ऊपर की परत होती है उसे फल भित्ति कहते हैं, बीज आदि में पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे फूल, फ्रूट्स और बीज ये सभी रंगीन होते हैं। किस कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन है। पराबैंगनी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज सूरज की आने वाली किरणों के साथ आती हैं, तो जो पौधे या वनस्पति होती हैं उनको उन अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों के जो दुष्प्रभाव होता है उससे कौन बचाता है? फाइकोसाइनिन बचाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट, गाजर में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है और चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को रसधानी कहा जाता है हिंदी में। तो कोशिका की निर्जीव रचना किसे कहा जाता है? रसधानी या वैक्यूल्स को कहा जाता है। रसधानी में तरल पदार्थ भरा होता है। रसधानी जंतुओं में भी पाई जाती है, यानी एनिमल्स में भी पाई जाती है और प्लांट्स में भी पाई जाती हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर जो रसधानी है वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन
जो प्लांट या पादप कोशिका होती है उसके अंतर्गत जो रसधानियां होती हैं वे बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि उसका 90% भाग रसधानी ही घेर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं, और जो जंतु कोशिका या एनिमल सेल होता है उसका सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस या केंद्रक ही होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? केंद्रक या न्यूक्लियस है। फिर पूछ सकता है कि कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का प्रबंधक या मैनेजर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो आज हमने कोशिका से संबंधित चैप्टर को किया है। थोड़ा लंबा टॉपिक हुआ है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।